66 शैतानी घाटी। रोनन जहां एक और उस स्पेस टनल की सहायता से कहीं खतरनाक जगह चला गया था, वहीं दिव्यलोक की निचले हिस्से में निष्ठा, अनाया और निरुपमा किताबों को पढ़ने में इतना मग्न थे कि उन्हें समय तक का भान नहीं हुआ और किसी ने रोनन के बारे में पता भी नहीं लगाया। निष्ठा और अनाया कुछ 6 से 7 घंटे के अंतराल पर दोनों ने किताबें पढ़ना बंद कर दी और निरुपमा की ओर देखने लगी, क्योंकि उन्हें कुछ अजीब सा नजर आया। दरअसल हुआ यूं कि उन दोनों की तरह निरुपमा भी पहले ध्यान तकनीकें और कुछ बेसिक किताबों को पढ़ रही थी, लेकिन अचानक से वो सिर्फ गोलियों और जड़ी बूटियों की किताबें पढ़ने लगी। इसमें अजीब कुछ नहीं था, लेकिन उन दोनों ने महसूस किया कि निरुपमा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं किताबों को पढ़ रही है और अन्य किताब जैसे ध्यान तकनीक, युद्ध कला, लोहारी और अन्य किताबों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दी है। यहाँ तक कि उसके सामने सिर्फ गोलियों और जड़ी बूटियों की किताबों का पहाड़ सा लग गया था। वह अनाया और निष्ठा की किताबें भी पढ़ी जा रही थी। अनाया से और नहीं देखा गया तो उसने पूछ ही लिया और निरुपमा से कहा, मैडम निरुपमा, आप क्यों इतनी देर से सिर्फ वैद्य से जुड़ी किताबों को पढ़ती जा रही है? क्या कुछ खास है उन किताबों में? उद्धरण चिन्ह। निरुपमा का ध्यान टूटा और उनकी ओर देखते हुए कहा, नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इन किताबों को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे ये किताबें अपनी ओर खींच रही है और मुझे इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा होती जा रही है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अनाया और निष्ठा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ लोगों को किसी खास चीज़ों में ज़्यादा जानकारी लेने की रुचि होती है, लेकिन शायद उन दोनों को ये नहीं पता था कि उनके सामने पूरे दिव्यलोक में सबसे प्रसिद्ध होने वाली वैद्य बैठी है। ये बात शायद उन्हें भविष्य में कभी जाकर पता चलेगी। इन सब से दूर कहीं किसी एक जगह पर एक स्पेस खुला और उसमें से रोनन नीचे गिरा और फिर उठ खड़ा हुआ और अपने आसपास देखने लगा और उसके आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा था और उस जगह पूरा अंधेरा फैला हुआ था, जबकि अभी रोनन के अनुसार सूर्य निकला हुआ होना चाहिए। रोनन फिर भी हैरान नहीं हुआ और उठकर एक दिशा में चलने लगा और वो जगह किसी घाटी जैसी थी। वहां दोनों ओर पहाड़ी दिख रहे थे और जानवरों की आवाज़ आ रही थी और सभी आवाज़ बहुत भयानक था, लेकिन रोनन को इन सब चीज़ों से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा और वो अपने रास्ते चलता रहा। रोनन कुछ समय तक चलने के बाद पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। अब उसकी रफ्तार इतनी भयानक हो गई थी कि उसके पीछे अब परछाई तक नहीं दिखती थी और उसकी पवन वेग तकनीक के अब असल ताकत महसूस हो रही थी। जहां वो पुराने ग्रह पर एक हवाई जहाज के रफ्तार से चलता था, तो वहीं अब वो रॉकेट के रफ्तार से चलने लगा था। रोनन जब पहाड़ पर पहुंचा तो वहां उसे कुछ दूरी पर एक बस्ती जैसी जगह दिखाई दी, जहां से कुछ रोशनी आ रही थी और वहां कुछ लोग भी महसूस हो रहे थे। रोनन सीधा उस बस्ती में पहुंच गया और वहां बस्ती के बाहर एक व्यक्ति मास्क बेच रहा था, तो रोनन उसे स्टोन देकर एक मास्क खरीद लिया और उसे पहन लिया। रोनन जैसी ही इस बस्ती में पहुंचा तो उसके सामने कई इंसान दिखाई दिए जो इधर उधर जा रहे थे, और हैरानी की बात तो ये थी कि उन सब ने अपने चेहरे को मास्क से छिपाया हुआ था। यहाँ तक कि उस बस्ती में कुछ लोगों ने दुकानें लगाई हुई थी, उन्होंने भी अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। रोनन उस बस्ती के और अंदर गया और एक गली में पहुंचा जहां केवल एक ही दुकान थी और इस दुकान पर भी एक जुर्रीदार बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाया था और उसका चेहरा किसी वैम्पायर की तरह था। उसकी त्वचा बिल्कुल सफ़ेद और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। रोनन उस दुकान के सामने पहुंच गया और वो दुकानदार रोनन को देखकर बोला, बताइए आपको क्या चाहिए? हमारे पास हर किस्म की गोली और पुरानी हथियार है, आप अपने अनुसार चुन सकते हैं, बस आप दूर से चुन सकते हैं और उन्हें छू नहीं सकते। वो बिल्कुल एक पेशेवर की तरह बोला। रोनन उसके पास गया और बोला, मुझे 371 सुनहरी गोली के बक्से चाहिए। इतना बोलकर वो बिल्कुल शांति से खड़ा हो गया। रोनन के बोलते ही वो दुकानदार चौंक गया और बोला, अच्छा आपको सुनहरी गोली लेनी है, इसके लिए तो आपको अंदर आना होगा। इतना बोलकर उसने अपने दुकान के दरवाजे को रोनन के लिए खोल दिया, जैसे उसे अंदर आने के लिए बोल रहा हो। रोनन भी अंदर चले गया और वो दुकानदार ने अपने दुकान के काउंटर के नीचे 2 बार ग्लास को बजाया और रोनन के ठीक नीचे एक सीढ़ी बन गई और रोनन उसके अंदर चला गया और रोनन के जाते ही वो जगह फिर से सामान्य हो गई और वो दुकानदार वहीं फिर से शांति से बैठ गया। रोनन कुछ सीढ़ियों से नीचे गया और उसके नीचे पहुंचते ही अंदर का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था और वहाँ कई छोटे छोटे हाइट के ताकतवर लोग दिख रहे थे और कुछ बड़े हाइट के भी थे, लेकिन सबके शरीर से एक खूंखार आभा निकल रही थी। रोनन वहां जैसे ही नीचे पहुंचा कि एक सुंदर सी लड़की उसके पास आए और उससे बोली, माननीय अतिथि, शैतानी घाटी में आपका स्वागत है। मैंने सुना है कि आप सुनहरे कमरे में जाना है और आपको 371 नंबर के कमरे में जाना है। क्या आपके पास पासकोड है? रोनन ने हामी में सिर हिला दिया और कहा, आप मुझे वहां के चलो, मुझे अपने कुछ खास चीज़ों को लेना है। उस लड़की ने कहा, ठीक है, आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। आपको तो यहाँ के नियम पता होंगे कि आप अकेले उस जगह तक नहीं जा सकते। रोनन और वो लड़की दोनों सीधे उसी सड़क पर चलने लगे। वो जगह दोनों ओर से बंद दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये जगह किसी सुरंग में बसी हो और दोनों ओर की दीवारों पर धधकती आग दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि उस आग के संपर्क में आने से ही इंसान की बस कुछ पल में ही मौत हो जाएगी। कुछ और दूरी चलने पर दोनों एक जगह आकर रुक और लड़की ने एक बड़े से दरवाजे को एक चाबी से खोला। सभी व्यक्ति जो आसपास चल रहे थे वो अचानक से रुक गए और इस ओर ही देखने लगे और कुछ समय में वो दरवाज़ा खुला और वो दोनों अंदर चले गए।
उस दरवाजे से अंदर जाने पर ऐसा लग रहा था कि किसी सोने के खद्दान में इंसान आ गया हो। उसके चारों ओर सिर्फ चमचमाती हुई सुनहरे रंगों की सब कुछ दिख रही थी, यहाँ तक कि उस जगह की पिलर भी स्वर्ण से ही शायद बनी हुई थी। कुछ समय चलने के बाद वो दोनों एक कमरे के पास पहुंचे जिस पर लिखा था 371, और ऐसे ही कई कमरे उस जगह के आसपास दिख रहे थे। उस लड़की ने उस कमरे के पास जाके कुछ बोली और रोनन को आगे आने का इशारा किया और खुद पीछे जाकर खड़ी हो गई। रोनन उस दरवाजे के सामने गया और धीरे से बोला, मैं हूं नर्क, और उसके इतना बोलते ही वो दरवाजा खुल गया और वो सीधे उस कमरे के अंदर चला गया और वो लड़की बिना किसी आवाज़ के वहीं खड़ी रही और एक शब्द भी नहीं कही, और कुछ समय बाद रोनन उस कमरे से बाहर आ गया और वो दरवाजा बंद हो गया। उस लड़की ने पूछा, सर, क्या आप अब भी इस कमरे को रखना चाहेंगे या इस कमरे को खाली करेंगे? उस लड़की ने बिल्कुल भी नहीं पूछा कि आपने उस कमरे में क्या किया और वहाँ क्या रखा और क्या उठाया। ये जगह बिल्कुल एक लॉकर के जैसी ही थी, जहाँ दोनों के पास एक चाबी है और बैंक वाले को कोई मतलब नहीं है कि वहाँ क्या है। रोनन ने कहा, मुझे अलवर सेन से मिलना है, क्या मेरी मुलाकात उनसे हो सकती है? रोनन ने ये बड़ी शांति से कहा, जैसे वो इंसान उसका कोई पुराना दोस्त हो। वो लड़की ये बात सुनकर पहले तो चौंकी, फिर सिर झुकाते हुए बोली, मुझे माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन बॉस अभी किसी से भी नहीं मिल रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कमरे से निकलने तक से मना कर दिया है। आपको तो स्वर्ग और नर्क के युद्ध के बारे में तो पता ही होगा। रोनन ने थोड़ी देर सोचने का नाटक किया और उस लड़की से बोला, आप उस तक बस ये बात पहुंचा दीजिए कि मौत के दावत में आ जाए और मैं उसका वहीं इंतजार करूंगा, और मैं उनका केवल 2 दिनों तक इंतजार करूंगा। आप ये बात उन तक पहुंचा दीजिए, यदि वो आए या ना आए उनकी मर्जी। उस लड़की ने कहा, जी सर, मैं आज ही ये सूचना बॉस तक पहुंचा दूंगी। इतना बोलकर वो बाहर की ओर जाने लगी और रोनन भी उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों कुछ समय के बाद उस कमरे से बाहर निकल गए और उस लड़की ने रोनन को उस जगह पर छोड़ दिया जहां से उसे लास्ट टाइम रिसीव किया था, और वहां जाकर उस लड़की ने दीवार पर लगी बेल को 2 बार बजा दिया और रोनन को देखकर बोली, शैतानी घाटी पर विश्वास दिखाने के लिए शुक्रिया। रोनन ने हामी में सिर हिलाया और उस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जाने लगा और कुछ समय में ऊपर उसी दुकान पर पहुंच गया और उस दुकानदार से कहा, तुम मुझे 10 प्रूफ परिवर्तन गोली दे दो। उस दुकानदार ने हामी में सिर हिलाया और अपने दुकान के एक कोने में जाके एक गोलियों से भरी बोतल लाकर रोनन को दे दी, और रोनन ने उसे अपने पास से 3 स्पिरिट स्टोन निकाल कर दे दी। इस चीज़ से उस दुकान वाले को हैरानी हुई कि रोनन ने कैसे उतने ही पैसे दिए जितना इसका मूल्य था। रोनन ने इस बक्से को उठाया और उसे अपने पास एक थैले जैसी चीज़ में रख दिया और वहां से चला गया, और दुकानदार ने कुछ नहीं कहा और वापस मक्खी मारने लगा, मतलब कि ऊँघने लगा। रोनन कुछ दूर गया और एक सुनसान सी गली में जाके रुक गया और फिर थोड़ा जोर से बोला, तुम लोग अब तक नहीं थके मेरा पीछा करते करते? तुम लोग भले ही ना थके हो, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरा पीछा करे। रोनन ने कुछ देर प्रतीक्षा की। रोनन के रुकने के बाद उसी गले के अंधेरे में से कुछ लोग बाहर निकल कर आए और सबने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, और वो रोनन को अजीब तरह से देखने लगे, जैसे उसके बारे में जानना चाह रहे हो, लेकिन वो और कंफ्यूज होते गए। उन व्यक्तियों के समूह में से एक ने कहा, हमें नहीं पता कि तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चल गया, लेकिन यदि तुम यहाँ से जीवित जाना चाहते हो तो तुमने जो कुछ भी उस दुकान से लिया है हमें दे दो। वही हर थर्ड ग्रेड फिल्म का डायलॉग, जहाँ गुंडे हीरो को लूटना चाहते हो और फिर हीरो से कुत्ते की तरह पीट जाते हो, और उनके साथ शायद कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन यहाँ सिर्फ पिटाई नहीं होने वाली थी। रोनन ने उन्हें गौर से देखा और कहा, अच्छा, 4 डिवाइन किंग लेवल, 2 डिवाइन सम्राट लेवल और 1 डिवाइन लॉर्ड, लेकिन एक सेकंड, तुम लोग इस जगह पर कैसे पहुंच गए? तुम्हें तो बाहरी क्षेत्र में होना चाहिए ना। उन लोगों ने जब अपने बारे में रोनन के मुंह से सुना तो वो हैरान हो गए, और उन सब में सबसे ताकतवर वो डिवाइन लॉर्ड रैंक का योद्धा बोला, अच्छा तो तुम हमारी ताकत देख सकते हो। और वो फिर रोनन की ताकत महसूस करने की सोचा, और वो और उलझ गया। उसने हल्के हकलाते हुए बोला, तुम्हारा रैंक क्यों नहीं दिख रहा है? तुम कौन हो? वो लोग इसलिए डर गए थे कि सामने वाले के रैंक ना दिखने का मतलब 2 कारण हो सकता है, कि पहला वो आम इंसान हो और ऐसा संभव नहीं था कि सामने वाला आम इंसान हो यदि वो इस जगह पर है तो, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि सामने वाला उनसे ऊंचे रैंक पर हो। उन लोगों को जैसे ही ये महसूस हुआ तो उनके लीडर ने कहा, जल्दी भागो यहाँ से, ये अंदरूनी क्षेत्र का व्यक्ति है। और इतना सुनते ही सभी लोग तुरंत मुड़े और उल्टी दिशा में बेतहाशा बढ़ने लगे। रोनन उनकी ऐसी हरकत देखकर हंसते हुए बोला, अरे यार, एक तो तुमने मेरा समय बर्बाद किया और अब बिना बात किए भागे जा रहे हो, लगता है मुझे ही तुम्हें रोकना पड़ेगा। रोनन ने अपने पास से एक तलवार निकाली और ये तलवार एक अच्छी तलवार थी, लेकिन ये सर्पदंश तलवार नहीं थी, लेकिन इसकी भी चमक बेहतरीन थी। रोनन ने वो तलवार सीधे किसी तीर की तरह एक भागते हुए व्यक्ति की ओर फेंका और उस व्यक्ति के सिर से तलवार आर पार हो गई। रोनन फिर से उस व्यक्ति के पास भूत की तरह पहुंचा और उसके सिर से तलवार निकालकर एक और व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, और इसी तरह उन लोगों की संख्या कम होने लगी।
उन 7 लोगों में से रोनन ने अब तक 4 लोगों को ऐसे ही मार दिया था और उन भागते हुए लोगों की ओर देखा और फिर तेजी से अपनी जगह से गायब होते हुए उनके सामने तलवार जमीन पर टिकाकर खड़ा हो गया। वो डिवाइन लॉर्ड रैंक का योद्धा समझ गया कि अब वो नहीं बचने वाले हैं, तो उसने भागते हुए कहा, हम सब मिलकर इस पर हमला करते हैं, शायद हम बच जाए। उस व्यक्ति के बोलने के बाद तीनों ने अपनी सबसे ताकतवर हमला रोनन पर किया, जिसमें एक ने आग का भीषण हमला किया, दूसरे ने रेत की दीवार बनाकर हमला किया और एक ने कई तलवारों की एक जाल बनाकर हमला किया। रोनन उन हमलों को देखकर हल्का मुस्कान दिया और अपनी तलवार उठाए और तेजी से घुमा दी और उसकी तलवार से एक तेज कहर निकली, जिसने उनके हमले को यूं ही विफल कर दिया और रोनन का हमला सीधा बचे हुए 3 में से 2 व्यक्ति से जा टकराया और बस वो डिवाइन लॉर्ड रैंक का योद्धा बच गया। रोनन की ये प्रतिक्रिया देखकर एक व्यक्ति रुक गया और अपनी मौत का प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन रोनन ने कहा, तुम लोग इस शैतानी संगम तक कैसे पहुंच गए, जबकि तुम्हारी ताकत अंदरूनी क्षेत्र के इस हिस्से तक आने की है ही नहीं। 67 रोनन की बेटी। रोनन ने वहां उपस्थित सभी लोगों को मार दिया था और सिर्फ एक डिवाइन लॉर्ड को जीवित छोड़ दिया था, जिसके दिल और आंखों में खौफ दिख रहा था और उसका पैर अब अपनी जगह पर ही जम गया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो रोनन से बच नहीं सकता था। वो रोनन की भूत जैसी रफ्तार से डरा हुआ था, वो किसी हवा की तरह इधर से उधर जा रहा था और उस डिवाइन लॉर्ड रैंक के व्यक्ति के लिए इतनी रफ्तार संभव नहीं था। रोनन उस व्यक्ति को देखते हुए कहता है, अब तुम बताओगे कि तुम लोग सिर्फ डिवाइन लॉर्ड रैंक पर होते हुए भी इस जगह पर कैसे आ गए। रोनन अब भी चुपचाप खड़ा था और उसके हाथों में उसकी तलवार थी। उस आदमी ने डरते हुए रोनन को देखा और कहा, तुम कौन हो। हम अमर देवता के लोग हैं, तुम यदि मुझे कुछ करोगे तो वो और उनके लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं उनके लिए काम करता हूं और उन्होंने ही हमें यहाँ लाया है। वो व्यक्ति रोनन को डरा रहा था ताकि रोनन उसे छोड़ दे और वो जीवित बच जाए। रोनन ने उसको धमकी को अनसुना किया और उससे पूछा, अच्छा तो तुम अमर देवता के आदमी हो, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम किस अमर देवता की बात कर रहे हो। वैसे मैं कुछ अमर इंसान को जानता हूं, तो तुम कहां से हो और वो कौन है। उद्धरण चिन्ह। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अमर योद्धा निशांत मदान के यहाँ काम करता हूं और उनके लिए ही काम करता हूं। रोनन ने जैसे ही वो नाम सुना उसे हंसी आ गई और वो हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम मदान परिवार के यहाँ नौकर हो। वैसे मैंने पहली बार मदान परिवार के लोगों के बारे में ऐसी बातें सुनी है। मुझे पता है कि वो नीच परिवार है, लेकिन वो इतने नीचे गिर गए हैं को अब लोगों को लूटने लगे हैं। वैसे तुमने ये नहीं बताया कि तुम लोग इतने कम रैंक के साधक इस जगह पर कैसे पहुंच गए। उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस बाहर छोड़ी और कहा, हम लोग तो कभी इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मदान परिवार के लोग बाहरी क्षेत्र में अपना एक दबदबा बना चुके हैं और उन्हें वहां से कोई नहीं हटा सकता। यहाँ तक कि कई डिवाइन लॉर्ड उनके अंदर काम करते हैं। वो वहां से मेरे जैसे लोगों को इस क्षेत्र तक किसी एक खास यंत्र से ले आते हैं, यहाँ लाकर हमसे आत्मांधन करवा लेते हैं और हमें अपना गुलाम बना लेते हैं। हमें भी पता है कि इस क्षेत्र में मेरे जैसे रैंक के साधक की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कुछ और अन्य बड़े परिवार के बच्चे यहाँ आते हैं और उनका रैंक बहुत कम होता है तो हम उन्हें लूट लेते हैं। हमें आपकी रैंक नहीं दिखी तो हमें लगा कि आप भी उन्हीं के जैसे हो। रोनन सब कुछ समझ चुका था। ये सब घटनाएं दिव्यलोक में बहुत आम बात है। यहाँ पर कई खतरनाक गैंग और परिवार है जो कि बहुत अजीब अजीब सी घटनाओं में लगे रहते हैं। शक्ति और कुर्सी की लड़ाई बस स्वर्ग और नर्क में चलता है और वहाँ रहने वाले लोगों को अंदरूनी और बाहरी क्षेत्र से कोई मतलब नहीं होता। स्वर्ग और नर्क लोक के व्यक्ति के शरीर से निकल रही आभा भी इतनी भयानक होती है कि यदि वो इन क्षेत्रों में आ जाए तो लोगों की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए वहाँ के लोगों के लिए ये नियम है कि वो यदि बाहर आना चाहे तो उन्हें उस मूर्ति से अनुमति लेनी पड़ती है और उन्हें अनुमति भी बहुत ही कम मिलती है। यहाँ बात मदान परिवार की हो रही थी। अमर देवता या अमर साधक के 3 रैंक होते हैं और वो बहुत ऊंचे रैंक होते हैं। अंदरूनी क्षेत्र और स्वर्गलोक के बीच में वो अमर साधक रहा करते हैं और वो अपना परिवार भी वहीं बनाकर रखते हैं, और उनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिवार होते हैं। उन्हें परिवार इसलिए कहा जाता है कि अमर साधक अपनी अमरता को छोड़ देवता इतनी आसानी से नहीं बन पाते हैं। कई लाख में से एक व्यक्ति ही देवता बनकर स्वर्ग या नरक में जा पाता है और ये अमर साधक उस क्षेत्र में ही अपना परिवार बना लेते हैं और वहीं से अपनी वंश को आगे बढ़ाते रहते हैं। रोनन को अब उस व्यक्ति का कुछ काम नहीं था। वैसे भी ये लोग कुछ खास शरीफ नहीं थे, ये भी कई लोगों को लूटते रहते थे, तो रोनन उसे वहीं मार देता है और उसने जो गोली खरीदी थी उस डब्बे में से एक गोली खा लेता है और उसका पूरा रूप रंग ही बदल जाता है। रोनन जो 20 वर्ष का दिखता था वो अब किसी 40 वर्ष के बुजुर्ग की तरह बन गया था और उसकी गोरी त्वचा भी अब हल्की सांवली हो गई थी, लेकिन उसकी त्वचा एकदम कसी हुई थी और उसका चेहरा न ज्यादा खराब दिख रहा था और न ही ज्यादा अच्छा। वो बस एक आम आदमी के तरह दिख रहा था। रोनन उस सुनसान गली से तेजी से गायब होकर उसी जगह के एक कोने में पहुंच गया जहां से वो इस बस्ती में आया था, और उसने अब भी अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और वो शांति से उस बस्ती से निकल गया और जो ऊंची पहाड़ी थी उसके ऊपर गया और उसे नीचे अब वही घनी जंगल दिख रही थी। रोनन उस जंगल में कूद गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बिल्कुल भी चोटिल नहीं हुआ और वो आसानी से जमीन पर कूद गया। लेकिन रोनन की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो जहां कूदा था वहां नीचे एक अजीब सा जानवर बैठा हुआ था।
वो जानवर करीब 20 फुट ऊंचा था और उसके काले काले बड़े पंख थे और उसका आधा शरीर किसी शेर के जैसा और आधा शरीर किसी पक्षी के जैसा था और उसके बड़े बड़े नाखूनों वाले पंजे थे। वो जानवर रोनन को देखकर बड़े गुस्से में गुर्रा रहा था और शायद ऐसा लग रहा था कि उसकी जगह पर आने की वजह से वो रोनन से काफ़ी गुस्सा भी है। रोनन ने उस जानवर को देखा और अपनी सर्पदंश तलवार निकालकर हवा में लहराने के लिए छोड़ दी और वो तलवार शायद इस लोक में इतने दिनों में पहली बार निकली थी। उस तलवार की ऊर्जा अचानक से बढ़ने लगी और वो सीधा एक मामूली सी तलवार से एक प्राचीन तलवार का रूप ले ली। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो छोटा सा ग्रह उसे रोक रहा हो और इस जगह पर उसे एक नया जीवन मिल गया हो। उस तलवार से अचानक से कुछ अजीब सा धुआं निकलने लगा और ये जानवर जैसे ही इस धुएं को महसूस किया वो तुरंत उल्टे पांव भाग गया। वो समझ चुका था कि उसके सामने कोई मामूली सी हथियार नहीं है और वो उस हथियार से ही नहीं जीत सकता है तो वो कैसे उसके मालिक से जीत पाएगा। सर्पदंश तलवार तेजी से चमकने लगी और अपने आप को पूरे धुएं से ढक रखा था और उसके अंदर बहुत कुछ बदलाव भी होने लगे थे, जैसे उसकी धार और पैनी हो गई थी और उसके हैंडल पर बने सांप एकदम जीवित सर्प लग रहे थे और वो अब पूरी तरह से एक सांप बनकर उसके हैंडल के पास घूम चुके थे और उसकी पूंछ नीचे की ओर मुड़ी थी और उसकी गर्दन हैंडल के ऊपर थी। रोनन ने ये सब देखा और कुछ नहीं किया और तलवार के बदलने की प्रतीक्षा करने लगा और कुछ समय बाद सब कुछ शांत हुआ और वो धुआं भी पूरी तरह से हट गई और रोनन के सामने आई उसकी नई तलवार, जो कि अब बेहद शार्प और बेहद भयानक भी महसूस हो रही थी। दिव्य लोक में हथियारों की रैंकिंग हुआ करती है और उनके भी स्तर होते हैं, जिसके बारे में हम कुछ समय बाद जान जाएंगे। रोनन अपनी तलवार लेकर वापस से उसी जंगल में चलने लगा और हैरानी की बात यह हुई कि अब कोई भी जानवर उसके समीप नहीं आया और कई जानवर तो उसे देखकर ही भाग खड़े हुए और रोनन को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वो बेवजह किसी जानवर से लड़के अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता था। ये जगह एस्लोन नहीं थी जहां रोनन टॉप पर था। यहाँ कई लोग ऐसे थे जो उसे आसानी से मार सकते थे और रोनन जितनी हो सके अपनी ऊर्जा बचाना चाहता था, क्योंकि मुसीबत के समय भले वो लड़ ना पाए, वो भाग तो सकता था। वैसे नर्क सम्राट को ये बात शोभा नहीं देती, लेकिन अभी वो सभी की तरह एक आम सा साधक ही तो था। रोनन उस जंगल में कई घंटों तक चलता रहा और कुछ समय बाद उसे दूर से एक बड़ा सा शहर दिखने लगा था और ये शहर वास्तव में बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसकी तुलना ऐसे की जा सकती थी कि शौर्य साम्राज्य इस शहर के सामने गांव से भी छोटा लगे और इस पूरे शहर के चारों ओर दीवार लगी हुई थी। रोनन जब तक उस शहर में जाता है तब तक हम ये जान लेते हैं कि रोनन अभी जिस जगह पर गया था वो जगह पूरे दिव्यलोक की बैंक मानी जाती है। उसकी रक्षा खुद वो मूर्ति जैसी चीज करती है और उस बैंक का निर्माण खुद रोनन ने किया था। ये बैंक पूरे दिव्यलोक के हर कोने में है और हर क्षेत्र के नाम पर ही उस बैंक का नाम भी है। उस बैंक में सिर्फ बहुत वीआईपी लोग ही जा सकते हैं। पहली बात तो कि ये बेहद छिपी हुई है और उसके अंदर यदि बिना किसी सहायक के जाया जाए तो वो इंसान भूलभुलैया जैसी जगह पर जीवन भर फंसा रह जाएगा। वो पूरी जगह एक अंतहीन गलियारे जैसी है जिसका अंत ही नहीं है और वहाँ काम कर रहे लोग भी एक दिन में एक ही रास्ते को याद रख सकते हैं। उस जगह हर इंसान का अलग काम है। जो व्यक्ति जिस काम के लिए नियुक्त है उसे बस उसी काम के जगह की रास्ता का पता होता है और यहाँ तक कि उस दुकान पर बैठे व्यक्ति तक को नहीं पता होता है कि उसके नीचे क्या है। उसके पास बस एक खास कोड बोलना होता है और वो बस रास्ते को खोल देता है। रोनन अब तक शहर में पहुंच चुका था और इस पूरे शहर में रौनक हर ओर दिख रही थी और यहाँ किसी ने किसी प्रकार का मास्क अपने चेहरे पर नहीं लगाया हुआ था और यहाँ दुकान और बड़ी बड़ी इमारत भी दिख रही थी। यहाँ की दुकानों में रखे सामान में से दिव्य आभा बाहर आती हुई महसूस की जा सकती थी, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ बेहद ऊर्जावान थी, चाहे वो कोई खाना हो या एक हथियार। रोनन एक सराय पर गया और वहाँ उसने काउंटर पर बैठे व्यक्ति से कहा, मुझे कमरा नंबर 27 की पूरी बुकिंग चाहिए और वो भी पूरे 2 दिनों के लिए और बस एक इंसान को वहाँ आने की अनुमति होनी चाहिए। उस काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा, सर लग रहा है आप पहले भी आए हुए हैं, तो आपको पता ही होगा कि उस कमरे में का किराया 25 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन है और 2 दिनों के लिए आपको 50 स्टोन देने पड़ेंगे और आपके कहे अनुसार सभी चीज़ उपलब्ध करा दी जाएगी। रोनन ने उसे 50 हाई लेवल स्टोन निकाल कर दे दी। ये स्टोन रोनन उस बैंक से लाया था, न कि उसने उन लड़कियों वाली ढेर से लिया था। ये एक तरह से उसका अपना धन था और ये उसका इसलिए था क्योंकि ये सब उसने ही पिछले जन्म में उस बैंक में रखा था। रोनन ने उस कमरे की चाबी ली और अपने कमरे में चला गया और अंदर कमरे का नज़ारा बाहर के नज़ारे से बिल्कुल अलग था। उस कमरे में एक टेलीपोर्टर तक लगा हुआ था जो कि किसी व्यक्ति के आने के लिए होता था या नहीं तो इमरजेंसी में कहीं जाने के लिए, और वो कमरा अंदर से पूरे महल जैसा था। अंदर की हर चीज़ एकदम राजशाही दिख रही थी। रोनन ने अपने पास से कुछ और शुद्ध स्टोन निकाले। रोनन उसे अपने चारों ओर ढेर जैसा लगा दिया और ध्यान मुद्रा में बैठ गया और समय इसी तरह बीतता गया और कितने सारे स्टोन अब तक राख के ढेर बन गए थे, लेकिन रोनन ने इतने स्टोन रखे थे कि वहां खत्म नहीं हो रहे थे। कुछ 32 घंटे बीतने के बाद रोनन के कमरे पर किसी ने दस्तक दी और रोनन ने अपनी आंखें खोली और रोनन ने एक हवा के झोंके से उस राख के ढेर को साफ कर दिया और अपने कमरे के दरवाजे को जाके खोला और उसके सामने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर एक छोटा मास्क लगा हुआ था जो सिर्फ उसके सिर और आंखों को ढक रही थी। रोनन उस व्यक्ति को देखकर बोला, अंदर आ जाओ। वो व्यक्ति अंदर आ गया और शांति से पैर पर पैर रखकर कमरे में रखे एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया।
रोनन भी उसके सामने बैठ गया और उस व्यक्ति ने कहा, कौन हो तुम और तुम्हें इस जगह और मेरे बारे में कैसे पता चला? रोनन ने उसकी सवालों पर एक और सवाल पूछ दिया और कहा, नर्क का अभी सम्राट कौन है? क्या नर्क पर भी स्वर्ग के लोगों ने कब्जा कर लिया? रोनन के सवालों पर वो व्यक्ति पहले चौंक गया और कहा, अभी कोई वहां का सम्राट नहीं जय, वहां कुछ वर्ष पहले ही युद्ध थमा है और वहां पर अभी 4 लोग अपनी अपनी क्षेत्र बांटकर शासन करते हैं और उन सब के पीछे कोई ना कोई स्वर्ग का देवता खड़ा है, इसलिए उन्हें दिक्कत नहीं होती है। वैसे मैंने भी तुमसे कुछ सवाल पूछा था। उद्धरण चिन्ह। रोनन ने उससे कहा, अच्छा, वैसे मैंने सुना था कि कोई लड़का पिछले नर्क सम्राट के ओर से लड़ रही थी। कौन थी वो लड़की और उसका क्या हुआ और नर्क डायमेंशन की रक्षा कौन करता है? वो व्यक्ति अब झुंझला गया था क्योंकि सामने वाला उसकी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था और उल्टा उससे ही सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तो वो हल्के गुस्से से बोला, तुम्हें इतना भी नहीं पता है, वो पिछले नर्क सम्राट महाराज रोनन की बेटी थी। उसके साथ क्या होगा? उसे स्वर्ग के लोग अपने साथ बंदी बना कर ले गए और कुछ वर्ष बाद उसे स्वर्ग में सजा दी जाएगी और उसे शायद सबके सामने मौत की सजा दी जाए। अब चौंकने और झुंझलाने की बारी रोनन की थी, क्योंकि उसके अनुसार उसकी कोई बेटी नहीं होनी चाहिए। उसने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं था। उसकी जो पुरानी प्रेमिका थी उसे भी उसने आज तक छुआ नहीं था। रोनन ने फिर भी खुद के भावनाओं को काबू में रखा और कहा, मेरा बस एक आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ काम की और तुम्हारे सवालों का जवाब दूं। उस व्यक्ति को अब तक गुस्सा आ चुका था, लेकिन उसने फिर भी कहा, हाँ, और वो क्या है? रोनन ने कहा, मैंने सुना था कि पुराने नर्क सम्राट की एक प्रेमिका थी जिसका नाम देवी आकृति था। उसके साथ क्या हुआ? क्या वो स्वर्ग के किसी देवता के साथ हो गई या उसने स्वर्ग के राजा के साथ हाथ मिला लिया या उन दोनों की शादी हो गई? 68 देवी आकृति दिव्य लोक से गायब। रोनन ने उस लड़की के बारे में पूछा जो पुराने नर्क सम्राट की प्रेमिका थी, और एक तरह से कह सकते थे कि वो अपनी ही प्रेमिका की बात कर रहा था। और ये देवी आकृति कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे रोनन सबसे ज्यादा नफरत किया करता था। देवी आकृति नाम से ही पता चलता है कि वो कोई देवी होगी। दिव्य लोक में अमर बनने की बाद देवताओं का रैंक आता है, जिस रैंक पर जाने के बाद इंसान देवता के जितना ताकतवर बन जाता है। बस फर्क इतना है कि स्वर्गलोक के लोग अपने नाम के आगे देवता लगाते हैं और नर्कलोक के लोगों को देवता बनने का कोई शौक नहीं होता, तो वो बस अपने नाम का उपयोग किया करते हैं। स्वर्गलोक में जो भी व्यक्ति देवता बन जाता है वो सीधा स्वर्ग सम्राट के अंदर आ जाता है और उसे उनका आदेश मानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग के सम्राट के खिलाफ कभी कोई बगावत नहीं हुई, बस फर्क इतना है कि वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और उससे टक्कर सिर्फ नर्क सम्राट ले सकता है, और अभी उस लायक रोनन के अलावा कोई बना ही नहीं। देवी आकृति भी स्वर्ग से ही थी और वो बेहद सुंदर थी और गलती से नर्क और स्वर्ग के बीच की लड़ाई में एक बार फंस गई थी। वो युद्ध करना तो नहीं जानती थी, लेकिन वो लोगों को हिल या यूं कहे कि अपनी शक्तियों से लोगों के किसी भी प्रकार के चोट को ठीक कर सकती थी। जब नर्क और स्वर्ग का युद्ध चल रहा था तो वो स्वर्ग के ओर से आई हुई थी और किसी वजह से नर्क के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे रोनन के पास लेकर आ गए, लेकिन रोनन ने उसे छोड़ दिया। और वैसे भी वो रोनन की नज़र में कुछ खास बड़ी योद्धा भी नहीं थी, तो उसे वैसे भी उस लड़की से कोई खतरा नहीं था। वो लड़की रोनन के इस चीज़ से शायद प्रभावित हुई या ये उसकी कोई चाल थी। वो नर्क में ही रुकने का प्रतिज्ञा कर ली और रोनन से नर्क में रुकने को बोली, और रोनन के भी पास कोई अच्छी हिलर नहीं थी तो उसने उसे रोक लिया। लेकिन दुश्मन पर कैसे इतनी जल्दी भरोसा किया जाए, तो उसने उसके आत्मा के एक हिस्से को अपने पास रख लिया था। किसी के आत्मा के टुकड़े को रखने का मतलब कि उस व्यक्ति पर पूरा नियंत्रण। वो व्यक्ति उसके अनुसार ही काम करेगा और उसे जब मर्जी तब आत्मा का टुकड़ा रखने वाला मार सकता था। बस इसलिए तो रोनन उस लड़की से संतुष्ट था कि उसे उससे कोई खतरा ही नहीं था। रोनन की शायद यही लापरवाही उसे भारी पड़ गई थी, जिसके बारे में हमें कुछ समय बाद पता चल जाएगा। रोनन के सवाल पर वो व्यक्ति जो कमरे में आया था वो अब डर से कांपने लगा था और वो हकलाते हुए बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता है और तुम्हें देवी आकृति के बारे में किसने बताया? मुझे लगता है कि तुम्हें अब मुझे अपने बारे में बताना चाहिए। ये बात वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं यूं ही किसी को नहीं बता सकता। रोनन ने उसे घूरते हुए कहा, अलवर सेन, तुम्हें इतनी सी बात बताने के लिए तुम्हें इतना क्या डर लग रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम बस ये आखिरी सवाल का जवाब दे दो। इस बार रोनन ने थोड़े कठोर शब्दों में कहा था। उसे उस लड़की के बारे में किसी भी हाल में जानना था। वो आदमी भी हल्का सहम गया, क्योंकि रोनन का गुस्सा देखकर उसे लग रहा था कि वो यदि नहीं बताएगा तो उसे यहीं मार दिया जाएगा। ये व्यक्ति कोई और नहीं, वही अलवर सेन था जिसके बारे में रोनन ने उस बैंक में उस लड़की को कहा था कि उसे उस व्यक्ति से मिलना है। अलवर सेन ने 2 लंबी लंबी सांस ली और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन नर्क सम्राट से जुड़ी किसी भी बातों को दिव्यलोक में बोलना मना है। लेकिन यदि तुम इतना बोल रहे हो तो जान लो कि नर्क सम्राट के गायब होने के बाद देवी आकृति भी कहीं गायब हो गई, और वो कहाँ गई किसी को भी नहीं पता है। स्वर्ग के राजा ने भी देवी आकृति के बारे में भी बहुत पता किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि पूरे दिव्यलोक और दिव्यलोक के निचले हिस्से में भी उनकी जांच की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। और माना जाता है कि वो लड़की जो नर्क में लड़ रही थी वो नर्क सम्राट और देवी आकृति की ही बेटी है।
रोनन ने मन ही मन हंसते हुए कहा, मेरी बेटी, उस लड़की को मैंने आज तक छुआ भी नहीं और मेरी बेटी भी हो गई। ये तो वही बात हो गई कि मैंने किया कुछ नहीं और मुझे सजा मिल गई। लेकिन जो भी हो, मुझे उस लड़की से मिलना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द स्वर्ग जाना पड़ेगा। वो व्यक्ति अलवर सेन रोनन को देखे जा रहा था और उसे रोनन के हरकतों से समझ नहीं आ रहा था कि रोनन उससे ये सब सवाल क्यों पूछ रहा है। लेकिन वो अभी उसके गुस्से को महसूस कर चुका था, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो रोनन से कुछ बोल सके। कुछ समय बाद रोनन ने कहा, देखो, मैं तुम्हें अभी ये बताऊंगा कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं और मैं अभी तुम्हें अपने बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और हाँ, मैं तुम्हें अपने बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन सही समय आने पर। रोनन ने अपने जेब से एक हीरा टाइप का कोई चीज़ निकाला और कहा, इस चीज़ को तुम्हें बेचना है और इसे बेचने पर जो भी स्टोन मिलेंगे तो तुम उसका 10% अपने पास रख सकते हो और बचे हुए स्टोन से तुम्हें मेरे लिए कुछ चीज़ें लानी है। मुझे नहीं पता कि तुम वो चीज़ कैसे लाओगे, लेकिन मुझे सभी चीज़ चाहिए। रोनन ने वो चीज़ अलवर सेन को दे दिया। अलवर सेन ने थरथराते हुए उस चीज़ को लिया और कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिली? ये तो अब दिव्यलोक से गायब हो गई है ना। ये किस्मती हीरा तो किसी देवता के भी पास नहीं है। तुम ऐसी कीमती चीज़ क्यों बेचना चाहते हो? ये तुम्हारे काम आएगी यदि तुम इसे अपने पास रखोगे तो। ये किस्मती हीरा एक ऐसा हीरा होता है जो इंसान के देवता रैंक पर काम आता है, क्योंकि देवता रैंक का हर अगला रैंक बहुत ज़्यादा ऊर्जा मांगता है। ये स्वर्ग सम्राट से नीचे सभी देवता रैंक के लिए काम आता है। ये बहुत आसानी से पूरे एक रैंक को पार करवा सकता है। इसलिए ये हीरा अब तक पूरी तरह से गायब हो गए। इसलिए तो अलवर रोनन को ये अपने पास रखने के लिए बोल रहा था। रोनन ने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए तो मैं इस किस्मती हीरे को बेचना चाह रहा हूँ। हाँ, लेकिन मुझे सभी चीज़ें 15 दिनों के अंदर ही चाहिए। मैं तुमसे 16वें दिन यही मिलूंगा और मुझे नहीं लगता कि तुम अपने कस्टमर से ये पूछते हो कि उन्हें उनकी चीज़ें कहाँ से मिली। अलवर सेन समझ गया कि सामने वाला बहुत खतरनाक किस्म का आदमी है, तो वो बोला, और कौन सी चीज़ें तुम्हें चाहिए? क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकते हो? रोनन ने तुरंत एक कागज़ का टुकड़ा निकाल कर दे दिया और कहा, ये सभी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें ढूंढने में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत होगी और तुम चाहो तो इन चीज़ों को नर्क स्वर्ग के किसी देवता से भी ले सकते हो और ये सभी चीज़ें तुम्हें वैद्य देवता के पास मिल जाएगी और उनसे तुम्हारे अच्छे संबंध तो है ही। अलवर सेन ने हामी में सिर हिलाया और उस लिस्ट को गौर से देखा और एक बार वो लिस्ट को देखता और एक बार रोनन को देखता, लेकिन फिर भी उसने अंत में उस कागज़ को अपने पास रख लिया और रोनन से कहा, यदि मैं आपके इस हीरे को लेकर भाग गया तो फिर आप क्या करेंगे? वो अब रोनन को तुमसे आप कहने लग गया था। रोनन उसकी बात को सुनकर पहले जोर से हंसा और कुछ देर हंसते हुए कहा, तुम और लेकर भाग जाओगे? अरे, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं और तुम उसकी चिंता मत करो, लेकिन फिर भी तुम लेकर गायब हो गए तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगा। रोनन इस बात के लिए निश्चित था, इसलिए उसे कोई डर नहीं था। अलवर सेन फिर उस कमरे से चला गया और अब सिर्फ रोनन ही वहां बच गया था और उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है कि दिव्यलोक की स्थिति कैसी है और मैंने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही है। रोनन ने अपने हाथ के अंगूठी से वो आयामी गोला निकाला जिसके सहायता से वो वापस जा सकता था, क्योंकि उसके दिमाग में जो आवाज़ गूंजी थी इसके अनुसार वो इसी के सहायता से वापस दिव्यलोक के निचले हिस्से उस जगह जा सकता था जहां वो लड़कियां थीं, और उसने उस गोले में अपनी ऊर्जा डाली और उस कमरे से गायब हो गया। जब तक रोनन इस जगह पहुंचता है तब तक हम दिव्यलोक की शक्तियों के रैंक और उनके लेवल को जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। डिवाइन रैंक 124 लेवल, डिवाइन किंग रैंक 124 लेवल, डिवाइन सम्राट रैंक 123 लेवल, डिवाइन लॉर्ड रैंक। ये रैंक दिव्यलोक के बाहरी हिस्से में सबसे ऊपर आता है और इस रैंक का ही व्यक्ति बाहरी क्षेत्र में राज कर सकता है। हर ताकतवर परिवार के बच्चे बाहरी क्षेत्र में आकर ही शुरुआत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अंदरूनी क्षेत्र में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो व्यक्ति इस क्षेत्र से शुरू करके अंदर पहुंचते हैं वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होते हैं। डिवाइन लॉर्ड रैंक का व्यक्ति ही दिव्यलोक के अंदरूनी क्षेत्र में प्रवेश कर पाता है और वहां से फिर से एक नई रैंक शुरू होती है, जिनके रैंक इस प्रकार है। दिव्य योद्धा रैंक 123 लेवल, रोनन अभी इसी रैंक पर है। दिव्य सम्राट रैंक 125, दिव्य अमरता रैंक 123, खौफ अमरता। ये रैंक में आधा अमर कोई इंसान बन जाता है। अमर होने का ये मतलब नहीं कि वो मर नहीं सकता, लेकिन उसे केवल इस रैंक के ऊपर के योद्धा ही मार सकते हैं और इसके नीचे के करोड़ों योद्धा भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस रैंक के बाद आती है अमर योद्धा, अमर लॉर्ड, दैवीय शरीर और देवताओं की ऊर्जा अवशोषण करना। यहाँ से देवता रैंक शुरू होता है। देवता किंग रैंक, देवता सम्राट रैंक, देवता लॉर्ड, नर्क और स्वर्ग सम्राट। ये कोई रैंक नहीं है, ये चुनाव एक खास प्रक्रिया द्वारा की जाती है कि कौन नर्क और स्वर्ग का सम्राट बनेगा, और दोनों की ताकत लगभग बराबर ही होती है। खौफ अमरता से लेकर अंत तक के सभी योद्धा स्वर्ग और नर्क क्षेत्र में जा सकते हैं, और दोनों क्षेत्रों में जाने के लिए उन्हें उस क्षेत्र का स्थायी निवासी बनना पड़ेगा और उनके वंशज भी उसी लोक के वासी बने रहेंगे, और ये नियम हमेशा के लिए लागू होता है। अब कौन किसे चुनेगा इसका पूरा फैसला उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है।
रोनन अब अपने कमरे में पहुंच चुका था और वो सीधा उस टेलीपोर्टर से बाहर आया और फिर कुछ समय के लिए बेड पर बैठा और कमरे से बाहर निकल गया। वो कमरे के बेड पर क्यों बैठा था वो कुछ समय में पता चल जाएगा। उस कमरे से बाहर निकलकर रोनन हॉल में पहुंचा तो उसे निष्ठा और अनाया तो ध्यान में दिखी, लेकिन निरुपमा किताबों में खोई हुई दिखाई दी। जो उसे थोड़ा अजीब लगा तो वो उसके पास पहुंच गया और कहा, तुम किताब ही पढ़ रही हो उस समय से, तुम्हें ध्यान करके अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए ना। निरुपमा जो अपने किताबों में व्यस्त थी वो अचानक से आवाज सुनकर चौंक गई और रोनन की ओर मुड़ी और सामने रोनन को देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कब आए यहाँ पर, मैंने तुम्हें आते हुए तो नहीं देखा। रोनन ने कहा, मैं उस समय आया जब तुम इन किताबों में मग्न थी और तुम क्या इन किताबों में पढ़ रही हो जो तुम्हें अपने आसपास का भी ध्यान नहीं है। रोनन उन किताबों को देखने लगा। रोनन ने कहा, अच्छा तुम गोलियों और जड़ी बूटियों की किताबें पढ़ रही हो, लेकिन मैंने तो आज तक तुम्हें गोलियों के बारे में बातें करते नहीं सुना। निरुपमा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इन किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, इसलिए मैं एक बार भी नहीं रुकी और किताबें पढ़ती जा रही हूँ। रोनन को इस पर ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि दिव्यलोक में इस चीज़ को इच्छा शक्ति कहते हैं, जो इंसान को किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए इच्छुक करती है, और ये बहुत अच्छी बात है। रोनन ने कहा, यदि तुम्हें गोलियां बनानी है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि दिव्यलोक की गोलियां बनाने के लिए रैंक और आत्मा का ताकतवर होना जरूरी है। यदि तुम्हारी रैंक और आत्मा कमजोर होगी तो तुम कभी भी एक मामूली सी गोली भी नहीं बना पाओगी। रोनन ने एक किताब निकालकर उसे देते हुए कहा, ये एक आत्मा कला है जो तुम्हें हर रैंक के लिए जरूरी जानकारी दे देगी, और मुझे लगता है कि तुम्हें उन दोनों की तरह अपनी शक्ति भी बढ़ानी चाहिए। ध्यान कला तो तुम्हें यहाँ मिल ही गई होगी। रोनन ने उन दोनों लड़कियों की ओर इशारा करके बोला। निरुपमा भी चुपचाप उस और रोनन की किताब को लेकर चली गई और ध्यान में लग गई। उसे कहीं ना कहीं रोनन की बात सही लगी और रोनन अपने कमरे में पहुंच गया और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। उस कमरे के एक कुर्सी पर बैठकर उसने अपने कमर में बंधे एक थैले से एक लैंप जैसी कुछ चीज को निकाला और उसने वहां देखा तो पाया कि उस लैंप के अंदर एक रोशनी जल रही है और वो रोशनी उस लैंप को जगमगा रही है। उस लैंप को देखकर रोनन ने कहा, अच्छा तो तुम अब तक जिंदा हो। 74 दिव्यलोक में खलबली। रोनन के हाथ में जो लैंप था वो अब भी चमक रहा था और उस पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं लगी थी, और गंदगी तो दूर की बात है, उसमें तो किसी प्रकार की स्क्रैच तक नहीं लगा हुआ था। उस लैंप का डिजाइन बहुत ही प्राचीन किस्म का था। उसमें एक और चांद की आकृति बनी हुई थी और दूसरी ओर सूर्य की आकृति बनी हुई थी। उस लैंप को आत्मा संचारित लैंप कहा जाता है। इस लैंप में किसी भी इंसान के आत्मा के टुकड़े को रखा जाता था और उसमें मोमबत्ती जैसी बत्ती लगी हुई थी और उस बत्ती में फंसा कर रखा जाता था, और किसी भी इंसान के आत्मा का टुकड़ा जब उस बत्ती से लगता है वो बत्ती जलने लगती है और वो तब तक जलती है जब तक वो व्यक्ति जीवित रहता है। ये आत्मा संचारित लैंप हर प्रकार के होते हैं। कोई लैंप जैसी चीज होती है तो कई बड़े परिवार अपने महल के किसी खुफिया जगह पर एक खास प्रकार का बड़ा सा लैंप लगाते हैं जिसमें एक साथ कई सारे आत्मा के टुकड़े के रख सकते हैं, और ज्यादातर परिवार के लोग उसमें अपनी आत्मा के टुकड़े रख देते हैं और उससे सबको पता चलता है उसके परिवार का व्यक्ति जीवित है या मारा गया। रोनन के हाथ में जो लैंप था वो अब भी जल रहा था और उसकी चमक बिल्कुल भी कम नहीं था। आत्मा लैंप में यदि वो जलती हुई बत्ती हल्की हल्की जलती हुई दिख जाए तो उसका मतलब ये होता था कि वो मरने वाला है या वो बहुत ज्यादा चोटिल है, लेकिन जब वो पूरी तरह से जल रही हो तो उसका मतलब कि वो एकदम सुरक्षित है। रोनन के हाथ में जो लैंप था उसमें पूरी तरह से बत्ती जल रही थी और वो देखकर रोनन ने कहा, अच्छा तो तुम अब भी जिंदा हो, लेकिन तुम यदि स्वर्ग में नहीं हो तो तुम हो कहाँ? रोनन ने जैसे ही ये सोचा तो अचानक से उसे गुस्सा आ गया और उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रोनन ने गुस्से से कहा, मुझे उससे क्या? वो जिंदा हो ये मरी हो, यदि वो जिंदा है तो और भी अच्छा है, मैं उसे खुद मारूंगा। रोनन ने फिर तुरंत उस लैंप को गुस्से से जमीन पर पटक दिया और वो लैंप पूरी तरह से चर करके टूट गई और वो लैंप जमीन पर गिर गई थी। वो लैंप पूरी तरह से शीशे की थी तो वो टूटकर जमीन पर बिखर गई और उस लैंप में जल रही बत्ती धीरे धीरे बुझ गई और वो बत्ती भी पूरी तरह से राख बन गई और वो लैंप तो पहले ही टूट गई थी। और रोनन ये देखकर शांत हो गया और वहीं अपने बेड पर पहली बार इतने दिनों के बाद पीछे गिर गया। रोनन के मुताबिक आत्मा लैंप के टूटने के बाद वो आदमी जरूर मर गया होगा, क्योंकि आत्मा के टुकड़े को जिस तरह खत्म किया जाएगा उस आत्मा वाले इंसान का भी हाल कुछ ऐसा ही होगा और वो मर ही जाएगा। वो बस एक तरीके से नहीं मरेगा, यदि वो दिव्य लोक के सबसे ऊंचे पद पर बैठा हो। रोनन जब से दूसरा जन्म लिया था तब से वो इस काम को करना चाहता था। इतने समय बाद आज जाके रोनन को नींद आने वाली थी, क्योंकि वो पता नहीं कब से ये काम करना चाह रहा था। और रही बात रोनन को ये आत्मा लैंप कहाँ से मिली, तो ये उसने बैंक से निकाला था। रोनन ने उस लड़की का जब आत्मा के टुकड़े को लिया था वो उसे अपने पास रखा करता था, और वैसे भी वो लड़की नर्क क्षेत्र में नहीं थी तो उसे वैसे भी विश्वास नहीं था। लेकिन धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां होने लगी और वो लड़की भी रोनन का साथ हमेशा देने लगी थी, और उसी लड़की के वजह से स्वर्ग से युद्ध भी रोनन ने कम कर दी थी।
रोनन ने स्वर्ग और नर्क में लाखों वर्ष से चल रहे युद्ध को उस लड़की के वजह से युद्ध खत्म कर दी थी और रोनन और आकृति में नज़दीकियों की कहानी पूरे दिव्यलोक में फैल गई थी और स्वर्ग सम्राट भी उस लड़की को कहीं न कहीं पसंद करता था। वो इस वजह से कई बार रोनन से युद्ध कर चुका था कि वो आकृति को स्वर्गलोक ले जाए। रोनन ने उस लड़की को कभी नहीं छुआ था क्योंकि वो भी उसे बेहद प्यार करता था, तो जब तक वो उससे शादी नहीं कर लेता वो तब तक उसे नहीं छूना चाहता था। और रोनन का उस लड़की पर इतना विश्वास था कि रोनन ने उसे उस लड़की के आत्मा के टुकड़े को भी दे दिया। रोनन का मानना था कि जब उन दोनों में इतना प्यार है तो क्यों दोनों के बीच में आत्मा के टुकड़े क्यों रखेगा। उस लड़की ने उस आत्मा के टुकड़े में से एक बड़ा सा हिस्सा वापस ले लिया और बस एक छोटा सा टुकड़ा रोनन को दे दिया, और ये बात रोनन को नहीं थी। रोनन को जब उस लड़की ने वापस वो लैंप दिया तो उसने ये कहा था कि उसे ये लैंप नहीं चाहिए और रोनन वो लैंप रख सकता है और उस लैंप से पता चलता रहेगा कि वो जीवित है या मारी गई। रोनन ने वो लैंप रख लिया और उसे शैतानी घाटी के बैंक में रख दिया था, और ये बात उसने किसी को नहीं बताया था और यहाँ तक कि आकृति को भी नहीं पता था कि उसकी आत्मा की लैंप कहाँ पर है। और शायद इसी वजह से रोनन सबसे पहले वो लैंप लेने ही गया। जब वो अपने दूसरे जन्म में दिव्यलोक आया था उसे तो लगा कि वो उस आत्मा लैंप को खत्म करेगा और आकृति खत्म हो जाएगी। रोनन जहाँ एक और शांति से सो रहा था वहीं किसी एक अलग सी जगह और एक खूबसूरत से बगीचे में, जहाँ चारों ओर से फूलों की खुशबू फैल रही थी, वहाँ बेहद सुंदर सुंदर पक्षी पेड़ों पर दिख रहे थे और हर ओर खुशहाली ही दिख रही थी और वो बगीचा बहुत दूर तक फैला हुआ दिख रहा था। उस बगीचे के एक और बड़ा सा झरना पहाड़ पर से नीचे आता हुआ दिख रहा था और पहाड़ के ऊपर कुछ जंगली जानवर भी दिख रहे थे। उस बगीचे के बीचों बीच एक जमीन का टुकड़ा था जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और उस पानी में हंस तैरते हुए दिख रहे थे और उस जमीन से बाहरी जमीन तक पहुंचने के लिए पानी में कुछ पत्थर दिखाई दे रहे थे। ये नज़ारा बेहद ही मनोरम था और लग रहा था कि ये सच में स्वर्ग ही हो। हर ओर से ठंडी हवा भी चल रही थी। उस बगीचे के उस जमीन के टुकड़े पर कुछ लड़कियां एक लड़की को घेरे हुए थी। एक लड़की उस लड़की के बालों को संवार रही थी और बाकी लड़कियां हंसी ठिठोली कर रहे थे। वो बीच में बैठी लड़की बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसकी काली काली आंखें इतनी मनमोहक थी कि उसमें हमेशा के लिए कोई खो जाए। उस लड़की के सीधे और बेहद लंबे बाल थे जो कि उसके कमर तक आ रहे थे। उसके चेहरे का तेज इतना सुंदर था कि कोई स्वर्गीय अप्सरा भी उसके बराबरी न कर पाए और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो मुस्कान किसी भी इंसान को अपने ही जगह पर जमाने के लिए काफ़ी था। वो लड़की जो शांति से बैठकर मुस्कुराए जा रही थी, अचानक से उसने अपने मुंह से खून की उल्टियां करनी शुरू कर दी और उसके आसपास जो लड़कियां बैठी हुई थी वो सभी पूरी तरह से हैरान परेशान थी। और जो लड़की बाल संवार रही थी वो घबराते हुए बोली, राजकुमारी क्या हुआ आपको? अचानक से आप ये रक्त की उल्टियां क्यों करने लगी? कुछ 5 मिनट तक वो लड़की खून की उल्टी करने के बाद अब सही हालत में आए और हम देख सकते थे कि जहाँ जहाँ उस लड़की का खून गिरा है उस जगह पर एक गुलाब जैसा फूल खिलता जा रहा है और अब तक वहाँ कई सारे ऐसे पौधे खिल चुके हैं जहां यदि किसी व्यक्ति की ये हालत होती तो वो परेशान होता और ऐसे होने का कारण ढूंढता। वहीं वो लड़की सीधी खड़ी हुई और उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई और वो वहां से सीधा बिना कुछ कहे जाने लगी और उसने अपने साथ वाले लड़कियों को कोई जवाब भी नहीं दिया। वो लड़की भागती जा रही थी और बाकी अन्य लड़कियां उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही थी और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। ये उन सब के लिए पहली बार था और वो लड़की भागती हुई उस झरने के पास आए और खड़ी हो गई। उसके पीछे पीछे जो लड़कियां आई थी उनमें से एक उसके पास आकर बोली, राजकुमारी आपको क्या हुआ है? आप ऐसी हरकत क्यों कर रही है? आपके मुंह से खून आया है, आपको इसका इलाज ढूंढना चाहिए और आप यहाँ आ गई है। वो लड़की उस सवाल पूछने वाली की ओर देखी और उसके कंधों पर हाथ रखकर बेहद उतावली होती हुई बोली, सुने ना, वो आ गया, आखिरकार वो आ गया। मुझे उससे बहुत सी बातें करनी है, मैं अब उसे यहीं बुला लूंगी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। वो लड़की सुनैना कुछ भी समझ नहीं पाए और अपना सिर खुजाते हुए बोली, लेकिन कौन आ गया और आप किसकी बात कर रही हैं? वो राजकुमारी बोली, तुम बस देखती जाओ, उसे मैं यहीं बुला लूंगी और इस बार मुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इतना बोलकर वो उस झरने के पास झुकी और उसके पानी को हाथ में लेकर उसे हवा में उड़ेल दिया और अपने एक अंगुली से ही स्पेस को चीर दी और वो पानी वहां से उस स्पेस में चली गई। वो पानी जैसे ही स्पेस में गई पूरे दिव्यलोक में खलबली सी मच गई। पूरे दिव्यलोक में एक लहर सी दौड़ गई और पूरे दिव्यलोक में एक भयानक दबाव वाली आभा फैल गई और हर किसी को लग रहा था कि उन्हें कोई देख रहा है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिव्यलोक का कोई भी क्षेत्र, चाहे वो स्वर्ग हो या नर्क, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी क्षेत्र, हर जगह पर ऐसा लग रहा था कि दो आंख उन्हें घूर रही है और फिर तुरंत उस पर से गायब होती जा रही है। कई बड़े परिवार और कई ताकतवर लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर कौन ऐसा आ गया जो पूरे दिव्यलोक में ऐसी खलबली मचाए हुए है। स्वर्ग और नर्क क्षेत्र में ये आभा बहुत ज्यादा पसरी हुई थी। स्वर्ग सम्राट हो या नर्क के कोई भी राजा, सभी बस अपना अपना अंदाजा ही लगा पा रहे थे और वो कुछ अंदाजा लगा पाते कि पूरे दिव्यलोक में एक साथ बारिश शुरू हो गई और ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सब के लिए बहुत अजीब सा था। उस बगीचे में वो जो लड़की थी वही ये सब कर रही थी। शुरू शुरू में जो उसके चेहरे पर खुशी थी वो उसके चेहरे से गायब होती जा रही थी। वो जिस चीज़ को लेकर इतनी उत्साहित होती जा रही थी
वो शायद उसे मिल नहीं रही थी और कुछ समय में वो स्पेस धीरे धीरे बंद होने वाला था। वो स्पेस जैसे ही बंद होने वाला था, उसकी नज़र एक जगह पड़ी और वो उसको देखते हुए बोली, तुम आ जाओ, मुझे लगता है कि उसके जगह किसी और के हाथ में वो चीज़ आ गई होगी। उस लड़की ने जैसे ही ये बोला, स्वर्गलोक के जेल में उपस्थित वो लड़की जो रोनन की बेटी होने का दावा कर रही थी वो गायब हो गई और उस स्पेस से बाहर उसी बगीचे में पहुंच गई। वो स्पेस अब पूरी तरह से बंद हो गया और दिव्य लोक में जो दबाव था वो खत्म हो गया और वहां हो रही बारिश भी अब अचानक से रुक गई और सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लगा कि ये कोई बुरा सपना था जो आया और तुरंत गायब हो गया और सब धीरे धीरे वो भूल गए। दिव्य लोक के बाहरी और अंदरूनी क्षेत्र में उपस्थित लोगों को लगा कि ये स्वर्ग या नरक लोक के किसी ताकतवर इंसान का काम था, इस वजह से वो शांत हो गए। लेकिन उन दोनों क्षेत्र में तो जैसे आग ही लग गई थी। यहाँ तक कि स्वर्ग सम्राट और नर्क के बेहद शक्तिशाली लोगों ने खुद से इसकी जांच करने की कोशिश की और उन्हें कुछ मिला ही नहीं। स्वर्ग सम्राट ने ये आदेश दे दिया कि कोई भी अनजान व्यक्ति या ऊर्जा वाला क्षेत्र दिखे तो उन्हें सूचित किया जाए, और ऐसा ही आदेश नर्कलोक में दे दिया जाए, क्योंकि कई बार बेहद शक्तिशाली खजाने अचानक से निकल आते हैं तो कुछ ऐसी ही घटनाएं होती है और इस बार कुछ ज़्यादा ही भयानक थी तो सभी खजाने का सोच कर निकल गए। उस बगीचे में उपस्थित सभी लड़कियां उस आई हुई लड़की को गौर से देख रही थी और उन्हें उसमें कुछ खास नहीं दिखाई दिया तो सुनैना ने ही कहा, राजकुमारी, क्या आप इस लड़की की बात कर रही थी? लेकिन यह है कौन और आप इसे कहाँ से लेकर आए हैं? सुनैना ने उस लड़की को थोड़े गौर से देखा और फिर हल्की चौंकती हुई बोली, नहीं, एक सेकंड, इस लड़की के पास आपकी ही आभा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ही देख रही हूँ। उस राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ घुमाया और वो दिव्यलोक से आई हुई लड़की उस राजकुमारी के शरीर में किरण बनकर समा गई और उस राजकुमारी ने कहा, ये मेरी ही एक प्रतिबिंब थी जो मैंने अश्वरलोक में किसी काम के लिए छोड़ी थी और अब मेरी गलती की वजह से ये वापस आ गई। उसने अपने प्रतिबिंब की यादों को तुरंत खंगाला और उसका मुंह फिर से लटक गया और वो बोली, नहीं, वो अब तक वहां नहीं आया है, मुझे नहीं पता है कि उसे कहाँ रखा गया है। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा भी था। वो राजकुमारी फिर हल्की सोचती हुई बोली, नहीं, वो चीज़ किसी और के पास हो ही नहीं सकती और वो जरूर कहीं न कहीं होगा, लेकिन मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही? उसने ही गुस्से में वो तोड़ा होगा, तभी मेरे साथ ये हुआ था, उसके अलावा ये कोई नहीं कर सकता, मुझे फिर से एक बार कोशिश करनी पड़ेगी। वो राजकुमारी फिर से झरने से पानी की कुछ बूंदें ली और फिर 70 सबसे बड़ी नीलामी। उस राजकुमारी ने जब अपने प्रतिबिंब की यादों में देखा तो उसके मुरझाए हुए चेहरे पर तो और मनहूसियत छा गई और उसका हंसते हुए गुलाब से चेहरे पर सूखे पत्ते जैसी सिकुड़न आ गई। उसने फिर खुद पर नियंत्रण किया और कहा, नहीं, वो जरूर आया होगा, मुझे एक बार फिर से देखना पड़ेगा। उस लड़की ने वापस से झरने में से पानी उठाया और उसे स्पेस चीर कर वापस से फेंक दी, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ और वो स्पेस से झांक ही नहीं पाए और उसे लगा कि उसे कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उसने वापस से स्पेस चीर कर उस झरने का पानी उस स्पेस में डाला। जब कई बार ऐसा करने पर कुछ असर नहीं हुआ तो वो लड़की झुंझलाते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या ये आवामी झरना खराब हो गया है क्या? यदि ऐसा है तो इसे यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? उस लड़की ने अपने हाथों को ऊपर किया और हवा में एक बड़ा सा आग का गोला हवा में तैरने लगा। वो लड़की जैसे ही उस आग के गोले में फेंकने वाली थी तभी एक आवाज़ आई, राजकुमारी रुकिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और उस लड़की के सामने ही उस झरने में से एक सफ़ेद रंगों की रोशनी में लिपटा हुआ एक व्यक्ति बाहर आया और उस लड़की के सामने हाथ जोड़ लिया। वो उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर ही कहा, राजकुमारी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपको तो पता ही है कि इस झरने में उपस्थित ऊर्जा हर एक बार उपयोग होने के बाद खत्म हो जाती है और इसे वापस भरने में 2 महीने का समय लगता है, और ये बात आपको तो पता ही होगी, इसी वजह से इस झरने का जल अश्वरलोक की स्पेस को नहीं खोल पा रहा है। राजकुमारी, आप बस कुछ समय रुक जाए, मैं जल्द से जल्द इस जल में ऊर्जा डालने की कोशिश करूंगा और मैं 2 महीने की जगह 1 महीने में ही ये कर लूंगा। आप मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मुझे नहीं पता कि आप किसे ढूंढ रही है, लेकिन अगली बार मैं जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति की बात सुनकर वो राजकुमारी खामोश हो गई और उसका गुस्सा भी अब गायब हो गया था और उसने हल्के से कहा, अच्छा, मैं ये बात तो भूल ही गई थी, 1 महीने का मतलब है कि उस लोक में पूरे 4 वर्ष। मुझे नहीं पता कि तब तक क्या हो जाएगा वहाँ, लेकिन मैं इंतजार करूंगी। उस राजकुमारी ने उस व्यक्ति को देखते हुए कहा, नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये बात भूल गई थी, तुम चले जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। वो लड़की इतना बोलकर वहां से वापस चली गई और उसके साथ आई सभी लड़कियां भी उसके पीछे पीछे चली गई और वो झरने से आया व्यक्ति भी वापस गायब हो गया। वो लड़की अब वापस अपने स्थान पर बैठ गई और किसी की भी उससे कुछ हिम्मत नहीं हुई पूछने की, सिवाय एक के, और वो थी सुनैना, जिसने कहा, राजकुमारी, अभी क्या हुआ और आप उस अश्वरलोक में क्या ढूंढ रही थी जो आपको उस झरने की मदद लेनी पड़ी? आपको पता है ना, महाराज भी उस झरने का इस्तेमाल नहीं करते। उस राजकुमारी ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा और फिर बोली, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी पिताजी क्या करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं उस लोक में किसी खास को ढूंढ रही थी लेकिन वो मुझे नहीं मिला।
सुनैना बोली, लेकिन उस लोक में ऐसा कौन सा गया जिसे आप ढूंढ रही है, और क्या वो बहुत खास है जो आपको इतनी खतरनाक कदम उठाना पड़ा? यदि महाराज को पता चला तो और ज्यादा क्रोधित होंगे, वो आपसे पहले से ही शादी की बात लेकर नाराज है। उस राजकुमारी ने गुस्से से कहा, मैं और उस मल्लिक परिवार के बेटे से शादी, मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी, लेकिन उस जैसे दुष्ट इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। सुनैना देख सकती थी कि राजकुमारी के चेहरे पर गुस्सा आ गया है, तो वो बात बदलते हुए बोली, राजकुमारी, आपने बताया नहीं कि आप उस लोक में किसे ढूंढ रही थी। उस राजकुमारी के चेहरे पर यह बात सुनकर हल्की मुस्कान आ गई और वो बोली, मैं उसे ही ढूंढ रही थी कि जिसके वजह से मेरे मुंह से उतना खून निकला था, वो उसके ही वजह से हुआ था और मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी। सुनैना अब पूरी तरह से अचंभित थी। यदि जिस व्यक्ति ने यह हाल किया था तो उसे ढूंढते वक्त तो गुस्सा होना चाहिए ना। गुस्से की जगह उसे राजकुमारी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सुनैना ने उसी अचंभित भाव से कहा, राजकुमारी, यदि जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया तो आपको तो उसे तुरंत सजा देना चाहिए ना, लेकिन आप तो उसे खुशी से ढूंढ रही है। ये बात सुनकर राजकुमारी ने हल्की मायूसी से कहा, वो मुझे मौत भी दे देगा तो मुझे थोड़ी सी भी नाराजगी नहीं होगी। मैंने उसके साथ जो किया है उसके सामने तो मौत भी कम ही रहेगी। मुझे बस एक बार उससे मिलना है, उसके बाद वो मुझे कोई भी सजा देगा तो मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लूंगी। वहां खड़ी सभी लड़की राजकुमारी के बातों से हैरान थी कि उनकी राजकुमारी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। उन्हें अब लग रहा था कि कहीं उनकी राजकुमारी पागल तो नहीं हो गई है, लेकिन सुनैना इस चीज को दूसरे नजरिए से सोच रही थी। सुनैना ने कहा, राजकुमारी, कहीं आप उस व्यक्ति से उस समय तो नहीं मिली थी जब आप अश्वरलोक गई थी? क्या वो अश्वरलोक का कोई इंसान है या वहां का कोई खुद को देवता मानने वाला व्यक्ति? उस राजकुमारी ने कहा, हाँ, मेरी मुलाकात उसी वक्त हुई थी, लेकिन वो कोई देवता नहीं था और वो कोई आम इंसान भी नहीं था। वो इतना बोलकर वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और आगे कहा, छोड़ो ये सब बात, 1 महीने बाद सब कुछ पता चल ही जाएगा कि वो व्यक्ति ही है या कोई और। सुनैना ने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी ये राजकुमारी बहुत जिद्दी है। यदि उसने बोल दिया कि वो कुछ नहीं बताएगी तो वो सच में कुछ नहीं बताएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी तो वो इस जगह पर कैद है। अपने जिद्दीपन के वजह से वो राजकुमारी यहाँ कैद थी। वहीं दिव्य लोक पर मची हुई खलबली शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबसे हैरानी वाली बात यह हुई थी कि पूरा स्वर्गलोक एक लड़की को ढूंढने में लगा हुआ था जो स्वर्ग की सबसे बड़ी और खतरनाक कैदीगृह से गायब हो गई थी। यहाँ तक कि उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। पूरे स्वर्गलोक उस लड़की को खोजने में लगा हुआ था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बात एक थी और वहीं एक और अजीब सी चीज नीलामी घर में आ गई थी, जिसने पूरे स्वर्गलोक में खलबली मचा दी थी। बैंक के द्वारा ये नीलामी आयोजित होने वाली थी और वो ऐसी जगह पर आयोजित हुई थी जहां पूरे स्वर्ग और नर्कलोक के लोग और जा सकते थे। एक साथ इतने समस्याओं से स्वर्गलोक के सभी देवता उलझे हुए होते भी सभी उस नीलामी में भाग लेने वाले थे। कई प्रकार की कीमती चीजों का संग्रह करके सभी नीलामी घर में जा रहे थे। दिव्य लोक की पूजनीय मूर्ति खुद इस नीलामी में सुरक्षा दे रही थी और जहां बैंक का नाम आ जाए तो वहां चीजों की क्वालिटी पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था। इन सभी चीजों से अनजान रोनन आज कई वर्षों के बाद चैन की नींद सो रहा था और उसे किसी चीज का आभास नहीं था कि दिव्य लोक में क्या चल रहा है। वैसे भी यदि उसे पता भी होता तो वो कुछ नहीं करने वाला था। उसकी ताकत अभी उस लेवल पर पहुंची भी तो नहीं थी जो वो इन बड़े मामले में दखलंदाजी कर सके। रोनन अगले दिन अपने बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकला, जहां उसे सभी लड़कियां किताबें पढ़ते हुए दिखाई दी और सभी ने स्पिरिट स्टोन की सहायता से कुछ हद तक तरक्की भी कर ली थी। जहां अनाया अब डिवाइन रैंक के 4थे लेवल पर थी, वहीं अनाया भी उसी रैंक के 3रे लेवल पर पहुंच चुकी थी। निरुपमा अभी इन सब में सबसे पीछे चल रही थी। वो अभी भी डिवाइन रैंक के 2रे पायदान पर थी, लेकिन रोनन को उसमें कुछ बदलाव नजर आया, जो कि उसमें नहीं बल्कि उसके आत्मा में थी। निरुपमा की आत्मा अब पहले से ज्यादा ताकतवर दिख रही थी और रोनन को पता था कि वो किस वजह से था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। रोनन को देखकर सभी लड़कियां खड़ी हो गईं तो रोनन ने कहा, हाँ, इसी तरह तुम लोग अभ्यास करते रही। अभी तुम्हारी ताकत बहुत ही कम है। अभी मैं तुम सबको ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने के लिए नहीं कह सकता। रोनन कुछ देर के लिए खामोश हुआ और निरुपमा से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कढ़ाई का इंतजाम कर दूंगा जिसकी सहायता से तुम गोलियां बना सकती हो, और अनाया तुम मेरे साथ आओ। अनाया रोनन के पीछे पीछे सीढ़ियों के सहारे उस जगह से ऊपर आए और रोनन ने उससे कहा, मैं तुम्हें अब तुम्हारी शरीर की खासियत बताता हूँ जिसके बारे में मैंने एस्लॉन में नहीं बताया था। वहीं दिव्य लोक में सदी की सबसे बड़ी नीलामी शुरू हो रही थी, जो कि मध्य डायमेंशन, ऐसा जगह जो कि एक स्पेशल स्पेस है जहां बस वो व्यक्ति जा सकता है जिसे अनुमति दी गई हो, में रखी गई थी। सभी मेहमानों के आने के लिए एक खास पत्थर की टोकन का इस्तेमाल किया जाना था। कई लोग, जैसे कि देवता, नर्क से आए आत्माएं, यहाँ तक कि असुर और पिशाचों को भी न्योता दिया गया था। भले ही सभी बाहर लड़ते हो, लेकिन इस स्पेस में वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और बैंक हर किसी को अपना ग्राहक मानती थी तो वो थोड़ी ना किसी से भेदभाव करती, इसलिए उसने सभी को आने का न्योता दिया था। क्या खास था अनाया की बॉडी टाइप में?
क्या नीलामी में कुछ हंगामा होने वाला है? क्या वो राजकुमारी किसी खतरे में थी जो उसे कैद किया गया था? क्या वो रोनन को ही ढूंढ रही थी या किसी और को? जानने के लिए पढ़ते रहें रोनन किंग ऑफ हेल का अगला चैप्टर। प्लीज जॉइन द माई टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।